जी। सोम डिस्टिलरीज की मुझे जो खासियत ये लगती है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस वाली ब्रांड स्ट्रेंथ वाली कंपनी है कि इनकी जो सबसे जो फ्लैगशिप ब्रांड है, जो मेन इनका प्रोडक्ट है, बियर का है। और बियर में भी ये बनाते हैं, जिस बियर का नाम है हंटर बियर करके, और एक छोटी दूसरी एक इनकी ब्रांड है विच इज कॉल्ड वुडपेकर। वो थोड़ी सी महंगी है। हंटर एक आम प्राइसिंग वाली है, एंट्री लेवल प्राइसिंग वाली, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में मानी जाती है। तो लोगों को ये पसंद आई। ये ब्रांड काफी समय से मार्केट में थी, लेकिन अब जो इसमें ग्रोथ दिख रही है, और खास करके इस कंपनी ने जो उसके आसपास के प्रोडक्शन प्रोसेसेस, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में जो कामकाज किया है पिछले कुछ सालों में, वो सब अब रंगत लाता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि इनके जो यूनिट्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी ऑलरेडी, इनकी जो क्षमता बनाने की है, वो भी पूरी हो चुकी है। मतलब उन्होंने एग्जॉस्ट कर दी है, लेकिन अभी भी डिमांड ज्यादा है। अब आप मानेंगे नहीं, जैसे ये कंपनी हंटर ब्रांड हिंदुस्तान के बियर मार्केट में टॉप 5 में आती है, चौथा नंबर शायद होगा मेरे ख्याल से मार्केट शेयर के उस पे स्केल पे। अब मार्केट शेयर के हिसाब से जो पहले 4 हैं वो सारे एमएनसीज हैं, चाहे वो हेनिकन हो गया, कार्लसबर्ग हो गया, बडवाइजर हो गया, ये सब। अब ये चौथी कंपनी हिंदुस्तानी है। तो आप ये देखिए कि इन द इंडियन कंपनीज ये नंबर 1 पे अभी ऑलरेडी है, और ये आगे चल के और भी मार्केट शेयर हासिल कर पाएगी, ये उम्मीद है। उसके कारण है इनका जो 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 बिजनेस मॉडल है, उसमें ये वहीं बेचते हैं जहां पे बहुत क्लियरली इनको वर्किंग कैपिटल की लागत कम लगती है। यानी जहां बेचते हैं, माल भेजते हैं, वहां पैसा जल्दी आ जाता है। वो कहाँ से आता है? ऐसी स्टेट्स में से आता है जहां पे सरकार का प्रेजेंस या रोल बहुत ज्यादा है ये सारे लिकर सब डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। जैसे एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या उड़ीसा हो गया, या कर्नाटका हो गया। ऐसे कई और प्रदेश हैं जहाँ पे इस टाइप की ये पहल कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है इन्होंने छोटी सी, तमिलनाडु में कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप सोचिए, अभी तो सिर्फ 3 प्रदेशों से ये बिजनेस आ रहा है, और जो टॉप लाइन इनकी ग्रोथ दिख रही है, मुझे मोटा मोटी ये समझ आ रही है कि जो डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो जो तालमेल है बढ़ने की, उसके हिसाब से ये 2-3 साल में अच्छा खासा 1000 करोड़ के ऊपर की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू की भी चेष्टा कर सकते हैं। और जब वो हो जाता है, और जो मार्जिन इनके आज हैं उसको अगर आप समझें थोड़ा, तो उसके हिसाब से प्रॉफिटेबली ये बढ़ा सकते हैं अपनी टॉप लाइन। तो उस लिहाज से कंपनी आज आपको बहुत सस्ते भाव पे मिल रही है। आज आपको 20 के पी मल्टीपल पे मिल रही है। और बड़ी कंपनीज जो आप देखिए, जो यूनाइटेड ब्रूवरी जो मार्केट लीडर है इसमें, वो करीब 58-59 के पी पे होगा शायद। तो ये इतना जो फासला है, ये इसलिए है कि छोटी कंपनी है। आज 800 करोड़ के मार्केट कैप में थोड़ा सा आदमी सोचता है छोटी सी कंपनी, इसको कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो प्रगति इसने दिखाई है, और जो ब्रांड एक्सेप्टेंस है, जो ब्रांड पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर गेन्स है, वो सारा चीजें वो करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि इनको अभी रैडिको खैतान के साथ भी एक करार किया है इन्होंने कि रैडिको खैतान के लिए ये लोग प्रोडक्शन करेंगे, कुछ कुछ ब्रांड्स का रैडिको के। तो इनकी क्षमता अगर इतनी अच्छी क्वालिटेटिवली है, तभी तो रैडिको जैसी बड़ी कंपनी इनको वो देगी। तो आप देख रहे हैं कि जो जो मार्केट में चेंज आ रहा है, वो ये है कि हमारी हिंदुस्तानी कंपनीज भी अपने आप को इसके लिए सक्षम बना रही हैं, कैपेसिटीज इंक्रीज करने की, मॉडर्नाइज करने की, और पैकेजिंग में बहुत इनोवेशन कर पा रही है। सो बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो कंजम्पशन का थीम है। धीरे धीरे जी। ये ऐसी चीज है जिसका चलन बढ़ना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि यूरोप और यूएस के रिसेशन को आप एक एक तरह से हेज कर पाएंगे अगर ये ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये कि साइज का मसला तो है ही, जो आपने जिक्र जी किया। जी। एक चिंता रहती है निवेशकों को कि साइज बहुत छोटा है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, उसके साथ रिस्क भी है। अपॉर्चुनिटी हाँ ये है कि साइज के चलते सस्ती मिल रही है। रिस्क ये है कि इतनी हाँ छोटी साइज है तो मतलब जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं बाजार में, उनके मुकाबले ये कितनी हाँ टिकेगी। मतलब ठीक है, समुंदर हाँ बड़ा है, हाँ। सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी मछलियां हैं वो तो शार्क की तरह से व्यवहार करेंगी। तो या यहाँ पर इसके सामने कितनी अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरे मतलब ये चीज में जिस चीज के कारोबार में है, वहां पर ये बात ठीक है कि मतलब कंजम्पशन को लेकर के बहुत चिंता नहीं होती है कि कंजम्पशन बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। वहां पर एक कांस्टेंट ग्रोथ आपको मिलती है, लेकिन वो ओवरऑल मार्केट की बात होती है, एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। मतलब या क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लोगों के ब्रांड प्रेफरेंसेस भी बहुत तगड़ी होती है। बहुत स्ट्रांग होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर क्या ये अपना ब्रांड बना पा रहे हैं? दूसरे आपने जिक्र किया कि अभी वो
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, मतलब रेडिको खैतान के लिए बनाएंगे, तो वहाँ पर फिर उनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में फिर मार्जिन क्या मिलेगा, फिर आपका मार्जिन का सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा कि ये खुद कितना अपना ब्रांड बेच पा रहे हैं, दूसरों के लिए कितना बना रहे हैं, अपने सेल्स में कितना मार्जिन मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कितना मार्जिन मिल रहा है, तो वो फिर गणित करने में आपको मुश्किल आएगी कि इनको वैल्यूएशन किस हिसाब से दें, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला वैल्यूएशन दें या फिर सेल्फ ब्रांड वाला वैल्यूएशन दें। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी सवाल जो है बहुत जायज है, और ये हम लोग ने भी इन सभी मुद्दों पे टोक बजा के टटोल के देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और उसमें कंपनी काफी हद तक खरी उतरती है। पहली चीज जो आपने कहा कि छोटी कंपनी है, मार्केट में बड़ी मछलियां हैं, समुद्र में बड़ी मछलियां हैं, तो इसका क्या अस्तित्व कैसा रह सकता है आगे चल के, कितनी ताकत है कि ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनका ऑलरेडी, मैं जैसे बता रहा हूँ, बैंगलोर के मार्केट में ये कुछ कैटेगरीज में जो किंगफिशर का गढ़ माना जाता था, वहां भी ये नंबर 2 आ चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। कई जो बाकी के मार्केट्स हैं जहाँ पे ये स्ट्रेंथ इनकी ऑलरेडी थी, वहां पे एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़िया है, तो यहाँ तक कि माल नहीं पहुंचता और बिक्री जल्दी हो जाती है, तो मतलब एक हमेशा एक वेटिंग सा चलता है कि कितनी जल्दी माल आए और डिस्ट्रीब्यूट हो। सो डिमांड प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे रहती है, और इन्होंने अच्छी खासी अपनी जो ब्रांड स्ट्रेंथ बनाई है उसका अब आपको रिटर्न्स जो है, और आप पिछला क्वार्टर इनका जैसे आप देखिए जो Q1 था, ये इतना अच्छा गया है कि आप वो आंकड़े में देख सकते हैं कि टर्न अराउंड होना शुरू हो चुका है, और अगर ये जारी रहता है या कायम रहता है, बढ़ता है आगे चल के, तो बहुत ही डेफिनेटली इसमें इंप्रूव होगा। सेकंड जो आपका मुद्दा था कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने किया, ये हाल में ही अनाउंस किया इन्होंने एक्सचेंजेस पे, बट ये एक जिसको कहते हैं ना, इनकी जो IMFL की कैपेसिटी, नॉन बियर वाली जो पदार्थ, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए उनकी जो जहां पे उनका फोकस ब्रांड बिल्डिंग का इतना अभी नहीं है, तो वो यूटिलाइज करने के, उससे एफिशिएंटली यूज कर सके ताकि वहां से भी कुछ रेवेन्यू आए, उसके लिए है, और बहुत ही छोटी मात्रा में है। कोई इनका इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का नहीं है, बट एक अपॉर्चुनिस्टिक वो एक करार जैसा है ये। और आप ये सोच सकते हैं कि रैडिको को एक किसी और प्लेयर से बनवाने की जरूरत पड़ी, यानी वो जो समुद्र कितना बड़ा होते जा रहा है। तो एक मार्केट साइज के इंप्रूवमेंट की बात है। और जो तीसरी चीज है जो निवेशकों के लिए चिंता रहती है कि छोटी कंपनी है, इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, क्या, तो क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल्स और ये सब जो हम लोग जो ट्रैक करते हैं, उस पर आपको बहुत क्लियरली ये बहुत अच्छी तरह शेयर भी करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट है इनका जो डिस्क्लोजर्स, तो वहां पे आपको ये समझ आने लगेगी कि ये किस टाइप का बिजनेस ग्रोथ आएगा। और वैल्यूएशन जो लास्ट मुद्दा है कि आप देखिए अभी एक बहुत बड़ी कंपनी बीरा करके एक ब्रांड ओनिंग कंपनी है, जो वो भी बियर वाले मार्केट में है। बीरा को अभी जो वैल्यूएशन मिला कुछ हाल में, एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, इसमें करीब 3600 करोड़ की उसको वैल्यूएशन दी गई है, जबकि अभी तक वो पॉजिटिव एबिटा, मतलब कमाई नहीं करनी शुरू की उन्होंने, अभी भी लॉस कर रहे हैं, इतने सालों से मार्केट में है, क्योंकि वो प्रमोशनल थोड़ा सा खर्चा ज्यादा किया उन्होंने, डिस्काउंटिंग भी चला। बट वैसी कंपनी की जो टॉप लाइन है और अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको भी इतना वैल्यूएशन मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये इस सेगमेंट के लिए थोड़ा सा एक हेल्दी वैल्यूएशन का माहौल जो है वो इमर्ज होता हुआ, बनता हुआ दिख रहा है। सो हर एंगल से कहीं ना कहीं हुआ, बट ऑफकोर्स मार्केट, जैसे आपने कहा, अगर सारी मार्केट में ही मंदी आती है तो फिर असर तो इस स्टॉक में भी पड़ ही सकता है। अच्छा, तो एक और चीज ये है कि इसके डेट को लेकर के क्या थोड़ी चिंता होगी, क्योंकि डेट जो है कंपैरेटिवली शायद थोड़ा ज्यादा है। हालांकि डेट का ठीक ठीक आंकड़ा क्या है वो आप अपने रिसर्च से बताइए, क्योंकि मुझे अलग अलग चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। कहीं पर इसका डेट टू इक्विटी 0.7 के आसपास दिख रहा है, कहीं पर इसका डेट टू इक्विटी 3 पढ़ने को मिल रहा है किसी आर्टिकल में। तो वास्तविकता क्या है? नहीं, इट इज नॉट एज हाई, वो जो 3 वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो इनके जो 90 करोड़ के करीब इनका जो डेट है, उसमें बहुत क्लियरली उसमें भी रीपेमेंट होता हुआ दिख रहा है, और इन्होंने इन द पास्ट जो कैपेसिटी, जो क्षमता बढ़ाई है, उसके लिए डेट लिया था, और वो डेट बैंक से जो लोन लिए थे, वर्किंग कैपिटल के लिए लागत जो थी,
वो सब चीज अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो उनके फाइनेंशियल में पिछले क्वार्टर के जो Q1 में कंट्रोल में, अब Q2 का रिजल्ट आएगा तो एक अलग तस्वीर सामने आएगी, झलकेगी, और उससे हो सकता है इंप्रूवमेंट अगर है तो दिख जाएगा। बट डेट इज डेफिनेटली अंडर कंट्रोल, और इस कंपनी की क्षमता जैसे जैसे यूज हो रही है, जैसे आज ऑलमोस्ट ये 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स पे है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये रीपे करना, जो डेट रीपेमेंट जो है, ये भी टाइम से कर पाएंगे और अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा सा सुधार पाएंगे। क्योंकि आप देखिए पैंडेमिक में बहुत चिंताएं थी, कई कठिनाइयों के थ्रू गुजरे हैं ये लोग भी। हर एक बिजनेस था इस सेगमेंट में जिसको जिसको एक एक कीमत चुकानी पड़ी स्लो डाउन की और कॉस्ट की, तो वो उसका असर आपको दिख रहा है, बट वो धीरे धीरे अब फेड होता हुआ दिख रहा है। जी, दूसरे अब भाव देखें इसका तो अभी कुछ महीनों के अंदर ये लगभग 36-40 के आसपास से बढ़कर के एकदम 130-35 तक चला गया, अभी 118-20 के बीच आसपास घूम रहा है। तो भाव पहले से ही इतना बढ़ चुका है, आगे कितना अवसर, कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं इसमें भाव बढ़ने की? लक्ष्य क्या रख रहे हैं 1 साल का? इसमें राजीव जी ये हुआ है कि जो भाव गिरा था वो भी इसी वजह से गिरा था कि जो पैंडेमिक का पूरा जो असर था वो इनको पिछले साल जो मार थी, जो चोट थी, वो आपको सबसे ज्यादा थी। तो वो वहां उस वजह से जो आंकड़े आ रहे थे उसमें आपको एक स्ट्रेस दिख रहा था कंपनी के फंक्शनिंग में, ऑपरेशन में। उस वजह से एक टाइम नीचे गया, बड़े इन्वेस्टर्स कुछ निकले भी होंगे, बट उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे कंपनी अपने वापस पैर पे खड़ी हुई और चलना शुरू हुई, वो आपको इंप्रूवमेंट दिखा, इसलिए वो प्राइस मूवमेंट इतना ड्रास्टिक लग रहा है। बट ऐसे तो ऊपर के लेवल्स पे तो बहुत ऊपर तक गया हुआ है, वहां जाने की गुंजाइश अभी भी रहती है। इंपॉर्टेंटली इसमें हुआ यह कि प्रमोटर्स ने कुछ समय पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए, वारंट्स के जरिए काफी महंगे में, करीब 71 रुपए 72 रुपए के आसपास भी इक्विटी इन्फ्यूज की है। इस बात को हो गए काफी महीने हो गए, 4 महीने हो गए होंगे शायद। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रमोटर्स ने खुद इस ऊंचे भाव पे भी पैसा लगाया है, वो कॉन्फिडेंस है उनको कि ये बिजनेस चलेगा आगे चल के। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस, भाव आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है इन द रीसेंट पास में। मुझे लगता है वैल्यूएशन के तौर पे अगर देखें तो यहाँ से री रेटिंग की भी गुंजाइश है और ईपीएस ग्रोथ की भी गुंजाइश है। तो हो सकता है 30-35% आपको आराम से दिवाली तक या 1 साल में रिटर्न यहाँ से दे दे। 120 का भाव अगर आप पकड़ते हैं और उसमें 30% की बढ़ोतरी भी दिखती है, तो 150 के ऊपर आपको आराम से 150-55 की जोन में स्टेबलाइज भी हो सकता है, एंड इट विल बी वेरी वेरी एक्सेप्टेबल। कि कोई ऐसा भी नहीं लगेगा कि वो इम्पॉसिबल है या बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो 150-55 का लक्ष्य, 30-35% की 1 साल में बढ़त की उम्मीद, इस आशा के साथ इसमें खरीदारी की जाए और जाहिर तौर पे नतीजों पे नजर रखी जाए कि कंपनी का कामकाज ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब